जाते हैं लॉयर के पास, वो बताते हैं अच्छा यहाँ पे साइन कर दो, यहाँ पे कर दो, ये कुछ आपके लिए ये प्रॉपर्टी का है, ये मैप मिल जाएगा आपको, टाइटल बन जाएगा, ये साइन कर दो, ये साइन। पर हमें पता नहीं है लॉयर ने क्या किया, कौन पढ़ता है इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट। डिमांड इज गोइंग अप फॉर हाउसेस, बट सेल इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा कि जो अभी तक देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं अल्बर्टा के अंदर और कैलगरी के अंदर स्पेसिफिकली, बिकॉज पॉपुलेशन की ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन ਹਾਊਸਸ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀਮਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵਡ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਰਸ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मेघा शर्मा शामिल हो रहे हैं। मेघा हमारे साथ स्टूडियो में, हिंदी या पंजाबी जैसे आप कंफर्टेबल समझें वैसे बात करेंगे। लॉज एंड बियॉन्ड से हैं और प्रिंसिपल लॉयर हैं विद लॉज एंड बियॉन्ड फर्म। वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुरप्रीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, की हाल चाल थोड़ा? सब कुछ ठीक है जी। सो व्हेन वी से कि घर खरीदना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप इसको कैसे समझते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो अपने घर के लिए इरादा जब बनाते हैं, उनके पास क्या डाउन पेमेंट होती है और उस हिसाब से जब डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन जो है उसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हैं? okay. सबसे पहले तो मॉर्गेज ब्रोकर आपके जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि आप कितनी मॉर्गेज तक क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको कितनी डाउन पेमेंट चाहिए, आपको बजट में हेल्प करते हैं कि आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर सकें कि आपको टैक्सेस कितने पे करने पड़ेंगे, आपको यूटिलिटीज़ के लिए कितने पैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मॉर्गेज ब्रोकर इज़ वन पार्टी। सेकेंड इज़ योर रियल्टर, बिकॉज दे वर्क इन हैंड आपके परचेज़र के साथ में बात करते हैं और आपके लिए नेगोशिएट करते हैं। थर्ड पार्टी होती है आपका बैंक, जो आपको लेंड करते हैं, तो उनकी अपनी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस होती हैं। और आपके साथ में दूसरी साइड के जो होते हैं, अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो सेलर होता है, सेलर के रियल्टर्स होते हैं और साथ में लॉयर्स होते हैं दोनों साइड के। मेघा, लीगल पर्सपेक्टिव को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली आमतौर पर होता क्या है कि अच्छा हमारे रियल एस्टेट एजेंट बोल जाते हैं आपकी मॉर्गेज अप्रूव हो गई है तो आपका घर का ये डील डन हो जाएगी, लॉयर को कांटेक्ट कर लो। हमें नहीं पता लॉयर ने हमारे लिए क्या क्या करना है। सो उसी को ही समझने की आज के प्रोग्राम के जरिए कोशिश है। सो लेट्स अंडरस्टैंड लीगल पर्सपेक्टिव। रियल एस्टेट लॉ अगर हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? रियल एस्टेट लॉ का मतलब होता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एज वेल एज कमर्शियल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो लॉज हैं, बाय लॉज हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके अंदर 3-4 चीज़ें कवर्ड होती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, परचेजर के इंटरेस्ट, सेलर्स के इंटरेस्ट, प्लस ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। उसको प्रॉपर्टी को ओन कौन करता है, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो व्हाट यू बाइंग। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि आप परचेज प्रॉपर्टी करें, कभी कभी आप लीज होल्ड भी परचेज कर सकते हैं। ऑल्सो उसके अंदर यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है कि प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसमें जोनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ये सब चीज़ें रियल एस्टेट लॉ के अंडर आती हैं। सो टिपिकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अल्बर्टा की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में भी हमें समझाएं। टिपिकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अल्बर्टा में होती है रेजिडेंशियल परचेज। जो मोस्ट लोग जो खरीदते हैं, कमर्शियल नहीं खरीदते, रेजिडेंशियल खरीदते हैं प्रॉपर्टीज़, और वो उनके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। कुड बी आजकल इस टाइम पे अल्बर्टा में एवरेज प्राइस एक घर का है सिंगल डिटैच होम का $668,000। तो किसी के लिए वो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। हाँ। और मोस्ट लोग जो
इन्वेस्ट इस पर्सपेक्टिव से करते हैं कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हमको बाद में रिटायरमेंट के लिए या बच्चों के लिए ये रख करना है। अच्छा, कैलगरी में बहुत इंटरेस्ट लोग दिखा रहे हैं। अल्बर्टा में कैलगरी एडमिंटन मेन जगह है जहाँ पर लोग मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट वी सी द इन्फ्लक्स फ्रॉम अदर प्रोविंसेस। सो ये जो कुछ 1-2 साल से ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ है, पीपल मूविंग टू कैलगरी और एडमिंटन, आप कैलगरी फोकस्ड रहकर भी अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहें तो व्हाट हैव यू सीन? जो प्रोजेक्टेड देखा है, हम लोगों ने खुद भी देखा है कि डिमांड इज गोइंग अप फॉर हाउसेस, बट सेल इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा कि जो अभी तक देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं अल्बर्टा के अंदर और कैलगरी के अंदर स्पेसिफिकली, बिकॉज पॉपुलेशन की ग्रोथ होती जा रही है लेकिन हाउसेस इतने नहीं है। तो ये डिमांड का प्रॉब्लम चलता रहेगा। डिमांड की वजह से भी यहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इवन दो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी हम इन्फ्लेशन के अंडर चलते हुए, चाहे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश है, पर स्टिल अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो प्रॉपर्टीज इतनी अवेलेबल है नहीं। यस, दैट्स ट्रू। आपकी प्रैक्टिस क्या कह रही है? मेरी प्रैक्टिस में तो मैंने ये देखा है कि इवन तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता जा रहा है, हम लोगों को फाइलें कम नहीं हो रही हैं। मतलब ऐसे नहीं हो रहा कि रियल एस्टेट में हमने देखा कि कम फाइल्स आ रही हैं, अभी भी मतलब उसी ट्रेंड में ही कंटिन्यू हो रहा है कि लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बाय करना। अच्छा, तो दैट्स द ट्रेंड आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस। अच्छा, कोविड का आपने देखा कि कोविड से पहले कैसे कीमतें थी और अब किस हालात में हम पहुंच गए हुए हैं? एक सर्वे हुई थी जो कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन ने निकाली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि बिफोर कोविड एक एवरेज हाउस का प्राइस था कैलगरी के अंदर 450,000 डिटैच हाउस, डिटैच सिंगल फैमिली होम। अब उसी मतलब एवरेज हाउस की जो कॉस्ट है वो पड़ती है $668,000 एज ऑफ नाउ। सो अबाउट 200,000 इंक्रीज। मेगा जी, रियल एस्टेट दी जो डीलिंग्स हो रही हैं, लॉयर नो हायर करना क्यों जरूरी है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप बैंक इन्वॉल्व है तो बैंक की सबसे पहले तो कंडीशन ही यही होती है कि वो आपको फाइनेंसिंग तब देंगे अगर आपने एक लॉयर रिटेन किया है, उसके बिना आपको वो फाइनेंस भी नहीं देते। और मेन रीज़न ये होता है कि अगर आप सेलर हैं तो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपके पास में फंड्स जो हैं टाइम पर आए, और आपको जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपका लॉयर उसको हैंडल कर सकता है, बिकॉज इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। तो आपको अगर आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो आपको प्रॉपरली फंड्स आने चाहिए। अगर आप परचेजर हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है, माइंडफुल होना पड़ता है। जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपके रियल्टर के साथ में आपने नेगोशिएट किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन उसमें कितने सारे क्लॉजेज होते हैं जो आपको शायद समझ ना आए, आपको पता ना हो कि उनका मतलब क्या है, और आपके लिए फ्यूचर में ये इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट को पहले रिव्यू करने के लिए ही आपको लॉयर होना चाहिए ताकि लॉयर चेक कर सके कि उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। जैसे कि हमने कई चीज़ों में देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमें पता होता है कि स्टैंडर्ड क्लॉजेस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टर्म्स क्या होती हैं, पर कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ द ब्लू होती हैं। जैसे कि कभी हम देखते हैं कि रियल्टर ने स्ट्राइक थ्रू किया होता है कि RPR नहीं चाहिए, तो हमको क्लाइंट्स को बताना पड़ता है कि इसके ऊपर आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है फ्यूचर में। इट कुड बी वेरी एक्सपेंसिव अगर ये चीज़ को आप वेव ऑफ कर देते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती है रियल्टर्स खुद गलती से भी मिस कर देते हैं, जैसे कि अप्लायंसेस वगैरह जो होते हैं वो लिस्ट नहीं करते कि कौन से अप्लायंसेस जो है परचेजर को मिलेंगे सेल के टाइम पे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें देखनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करते ही। सेकेंड पॉइंट ये होता है जब हमको बैंक इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं तो उन पे हमारे पे खूब सारी कंडीशंस डालते हैं वो, कि आपको क्लाइंट के लिए जो है टाइटल चेक करना है कि टाइटल जो है गुड होगा, कंडीशन में होगा कि नहीं होगा। अगर टाइटल मिलता है, प्रॉपर्टी का जो टाइटल होता है उसमें क्लाइंट के नाम पे रजिस्टर हो गई, अगर उस पर कोई लीन्स हैं, अगर उस पर कोई और किसी के और इंटरेस्ट रजिस्टर्ड है, तो बैंक को उस पर कंसर्न होता है कि आप ऐसे कैसे आपने क्लोज कर दी प्रॉपर्टी। और ये चीज़ें छोटी होती हैं लेकिन बड़ी भी बन जाती हैं अगर आप उनको टाइमली एड्रेस ना करें।
उसके बाद में तीसरा रीज़न ये होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि आपकी कल की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उस पे फ्यूचर में कोई अफेक्ट ना पड़े। तो ये जो सारे हम स्टेप्स लेते हैं, ये चेक करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने अगर 600,000 खर्चे हैं तो उनको 600,000 की वैल्यू तो कम से कम मिले। तो जैसे मैं आरपीआर का एग्जांपल दे रही थी, कभी कभी क्या होता है कि आरपीआर जो होती है, रियल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, कंप्लायंस में नहीं होती। रियल प्रॉपर्टी होती है मैप, आपकी जो है घर का मैप होता है, उसमें लगा दिखते हैं कि स्ट्रक्चर कहाँ पे है, गैराज कहाँ पे है, घर की बाउंड्रीज कहाँ पे है। अगर वो ठीक से नहीं है, अगर वो नेबर्स की प्रॉपर्टी पे इंक्रोच कर रही है, तो आपके लिए तो वो एक्सपेंसिव हो सकता है कुछ सालों के बाद में। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हम लोग उनको डिटेल्स में क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं और उनको समझाते हैं कि किस चीज़ का क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है फ्यूचर में। एंड ऑल्सो क्योंकि बैंक लेंड कर रही है इतनी सारी अमाउंट, उसको भी वो आई थिंक कोऑर्डिनेशन भी लॉयर ही खुद करते हैं, उसमें आपको इन्वॉल्व होने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लाइंट्स जो होते हैं मॉर्गेज अप्रूवल पहले करवा लेते हैं, लेकिन हम लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो हम लोग बैंक से इंस्ट्रक्शंस रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हाउ कैन वी सेटिस्फाई यू टू मेक श्योर दैट कि हमारे क्लाइंट की क्लोजिंग प्रॉपरली हो सके, आप टाइम पे फंडिंग दे सकें। तो उसमें स्टेप्स होते हैं, कभी कभी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर क्लाइंट के पास में डेट है इस टाइम पे, कभी कभी क्लाइंट्स ने कोई कार लोन लिया हुआ है या क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, अच्छा, तो उसमें वो बैंक इम्पोज कर देते हैं कि आपको इस सर्टेन डेट तक वो उसको क्लियर करना है। अच्छा। और तभी हम मॉर्गेज की फंडिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंक से। एंड ऑल्सो क्लोजिंग जिसे हम बोलते हैं, अब हम क्लोजिंग करने वाले हैं, उसका क्या मतलब है? क्लोजिंग का मतलब होता है कि जिस दिन आपकी डेट है पोजेशन की, अगर आपकी आज जुलाई 31 की पोजेशन है, तो उस दिन आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी कि एक्सचेंज ऑफ फंड्स होना चाहिए। अच्छा। आप जो है परचेजर सेलर को फंड्स भेजता है, जो सेलर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ओके अब कीज जो है रिलीज हो सकती हैं, तो उसको क्लोजिंग डे बोलते हैं। और उससे पहले जितने भी स्टेप्स होते हैं हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को कोई स्ट्रेस ना हो। कभी कभी तो ये भी मतलब हम चेक करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि क्लाइंट्स अपने घर को तो छोड़ देते हैं उन्होंने जिसमें रहते हैं, और उसके बाद में उन लोग काउंट अपॉन कर रहे होते हैं कि इस घर में मूव होना है। तो हम लोगों को वो जो होता है कि मेक श्योर करते हैं कि सब कुछ हो जाए, कि ट्रांजिशन जो है स्मूथली जाए क्लाइंट के लिए। एक तो हमने बात की कि लॉयर के कुछ काम हैं जो वो करते हैं, पर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं व्हाइल वी परचेज अ प्रॉपर्टी, वो क्या क्या है? ओके, परचेज करने से पहले सबसे पहले एक स्टेप होता है, आप एक रियल्टर को रिटेन करते हैं। साइमल्टेनियसली कुछ लोग जो है मॉर्गेज ब्रोकर के पास भी जाते हैं ताकि वो अपनी मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर सकें। सो उसको कहते हैं प्री अप्रूवल ऑफ मॉर्गेज। तो अगर आपको बैंक कहता है कि आपको हम 700,000 तक की मॉर्गेज दे सकते हैं, तो उसको आपको उस हिसाब से आप अपने लिए बाय कर सकते हैं हाउस। मॉर्गेज जो ब्रोकर होते हैं आपको बताते हैं आपको कितनी डाउन पेमेंट कलेक्ट करनी पड़ेगी। मॉर्गेज ब्रोकर्स जो होते हैं उसमें एक गवर्नमेंट ने आजकल बहुत सारी ग्रांट्स और प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, उसके बारे में भी आपको बता सकते हैं कि आप किसी के लिए क्वालिफाई करते हैं, आप कैसे अपने को स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपनी परचेज। और उसके बाद आपके मॉर्गेज ब्रोकर आपको बजट बताते हैं कि आपको कितना फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मंथली कॉस्ट आपकी कितनी हो सकती है। जब मॉर्गेज का प्री अप्रूवल हो जाता है तो आप अपने रियल्टर के साथ में वर्क करते हैं हाउसेस को ढूंढने के लिए। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ लोगों को अपने बच्चों के स्कूल के पास में लेना पड़ता है, तो वो उस हिसाब से आपके रियल्टर्स आपके साथ काम कर सकते हैं। रियल्टर्स आपके लिए नेगोशिएट करते हैं, आपके बिहाफ में नेगोशिएट करते हैं सेलर के साथ में, कि ताकि आपको बेस्ट डील मिल सके। कंडीशंस भी इम्पोज हो सकती हैं, जैसे कि फाइनेंसिंग कंडीशन की, अगर आपका इंटरेस्ट रेट इतना ही होगा तो ही आप इस हाउस को परचेज करेंगे। अगर आपने खुद अपने हाउस को सेल करना है, उसकी भी कंडीशन इम्पोज हो सकती है। तो ये कंडीशन, इंस्पेक्शन, another big condition is inspection of the property। ये सबसे बड़ा important point है कि प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आपका रियल्टर would inform you and hopefully you will do that कि आप प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करें कि उसमें कोई सेफ्टी कंसर्न्स तो नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट तो नहीं आ जाएगी फ्यूचर में। तो ये सारे जो होते हैं स्टेप्स होते हैं। तो मॉर्गेज ब्रोकर और रियल्टर्स कभी भी उनको ये लगता है कि कुछ साइट पे कि कुछ कंसर्न्स हैं,
कभी कभी रियल्टर्स कहते हैं कि हमें क्लॉज नहीं समझ आ रहा है या वर्डिंग चाहिए हमें, तो भी हमको वो लॉयर्स को कांटेक्ट करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम जूसी जो डील्स होती हैं जब फर्म हो जाती हैं, सारी कंडीशंस लिफ्ट हो जाती हैं, आप सब सेटिस्फाइड हैं पार्टीज की, हाँ ये टर्म जो है सब हम खुश हैं इनके साथ में, सारी कंडीशंस कवर्ड हैं, तो उसके बाद में हमको लॉयर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मिल जाती है. अच्छा जी, फिर लॉयर के पास पहुंचते हैं जब हमारे अच्छा पास अब एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि जो हमारे लिसनर्स में भी कुछ नए होंगे इमिग्रेंट्स, उन्हें टाइम थोड़ा हुआ हो सकता है यहाँ पर आए, डाउन पेमेंट कलेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है नो डाउट, पर अगर दे आर फर्स्ट टाइम होम बायर, नहीं पता है कि व्हाट्स द स्टेप्स, ये आपने स्टेप्स बताए बहुत अच्छे से, क्या मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाना या सीधा बैंक के पास जाना? मुझे पता है ये आपके काम से हटकर है सवाल, लेकिन फिर भी आप क्या सजेस्ट करते हैं वैसे? ओके, बैंक्स के साथ में जाना पहले बेटर है, जस्ट बिकॉज अगर बैंक्स को ए लेंडर बोलते हैं, जो हमारे 5 मेन बैंक्स हैं, TD, RBC, इन सब के पास में, बिकॉज उनकी इंस्ट्रक्शंस और उनकी जो होती हैं डिमांड्स, वो बड़ी स्टैंडर्ड होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं. उसके बाद में ये मेरे को बट कुछ लोग मॉर्गेज ब्रोकर के पास भी जाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, आपके लिए चेक कर सकते हैं कि कहाँ से आपको लेस इंटरेस्ट पे मिल सकता है. और वो मॉर्गेज ब्रोकर्स जो हैं आपको ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट टाइम बायर है, तो वो आपके लिए डिफरेंट वे से भी सॉल्यूशंस निकाल देते हैं, जैसे कि डिफरेंट लेंडर. कभी कभी जो बैंक्स नहीं होते, अगर उनको लगता है कि ये लेंडर से नहीं मिलेगा, तो आपको बी लेंडर्स होते हैं जो छोटे वाले बैंक हैं, उनसे, क्रेडिट यूनियंस है, उनसे भी आपके लिए लोन दिला सकते हैं. और एक रीज़न होता है कि कभी कभी मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं, ये आउट ऑफ द वे जाके भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके लिए अगर आप किसी और कंट्री से आए हैं, तो आपकी उस कंट्री का हिस्ट्री मंगवा सकते हैं, बैंकिंग इंफॉर्मेशन आपके. तो ये चीज़ें हैं, आपको दूसरे सजेशंस भी दे सकते हैं कि किसी को आप ऐड कर सकते हैं एज अ बायर, अगर आप खुद क्वालिफाई नहीं करें. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जी. तो ये राइट आंसर नहीं है कि वन साइड डजंट फिट ऑल. सिचुएशन पे डिपेंड करता है जी. जावेद जी की कॉल लेंगे जी. हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, उनकी बात सुनते हैं. हेलो, हेडफोन पहनना पड़ेगा. हेलो गुरप्रीत जी. जी जावेद जी, दो सवाल हैं वकील साहिबा से. जी. नंबर 1, अक्सर देखने में आता है एड्स में कि क्या कहते हैं उसको, 0 डाउन पेमेंट में मिल रहे हैं, घर हम दिलाएंगे. तो क्या ये मुमकिन है? अगर नहीं है तो ऐसे ऐड को बैन क्यों नहीं किया जाता? ठीक है. नंबर 1 पहला सवाल. दूसरा ये है कि क्या घर खरीदने से पहले तो इंस्पेक्शन कराना जरूरी है घर का? जी जावेद जी, बहुत शुक्रिया आपके सवालों के लिए. एक तो इंस्पेक्शन की बात की कि क्या इंस्पेक्शन करवाना ज़रूरी है घर खरीदने से पहले? ओके, होम इंस्पेक्शन बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सोचें कि अगर घर के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको विजिबली नहीं दिखेगा, आपको आई से नहीं पता चलेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे मोल्ड एक एग्जांपल है, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब होम इंस्पेक्टर्स होते हैं वो जब घर आके चेक करते हैं तो उनको पता होता है कि कहाँ पर मोल्ड हो सकती है, कहाँ पर क्या हो सकता है. तो अगर आपका हाउस ही सेफ नहीं है तो आपकी जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ नहीं है. प्लस बैंक्स खुद चाहते हैं कि आप उसको हाउस को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करें. कभी कभी शिंगल्स होती हैं घर की ख़त्म हो जाती हैं, 15,000 का खर्चा है वो, अगर आप नहीं प्रॉपर्ली उसको इंस्पेक्ट नहीं कराते. जी. दूसरा सवाल उनका था कि ऐसे भी कुछ बोलते हैं कि बिना डाउन पेमेंट के घर खरीद सकते हैं. मुझे लगता नहीं है घर खरीदा जा सकता है. तो अगर आप बैंक के थ्रू जाएंगे, बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कुछ परसेंटेज डालनी ही पड़ती है. अभी भी गवर्नमेंट ने भी कुछ प्लान्स निकाले हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट आपको 5% तक, फर्स्ट टाइम बायर के लिए 5% तक इन डाउन पेमेंट आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, लेकिन तब भी आपको 5% तो खुद भी डालना पड़ता है, ऐसे नहीं होता. उसमें भी कंडीशंस हैं. जी बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि 0% डाउन का जो बोल रहे हैं, आप एड्स की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक एस्ट्रिक होगा. एस्ट्रिक का मतलब होता है कि असली जो है टर्म्स वो नीचे लिखी हुई है. तो ठीक है, कभी कभी कुछ होते हैं कि लोग जो होते हैं रेंट टू ओन करते हैं एग्रीमेंट, एक सेपरेट टाइप का एक सिचुएशन है कि आप रेंट टू ओन करें, कि आप रेंट पे करें, फ्यूचर में आपका जो कुछ पोर्शन ऑफ रेंट
आपकी डाउन पेमेंट की तरफ काउंट होगा। तो वो जो एस्ट्रिक की जो स्टेटमेंट्स होती है उनको रीड करना पड़ता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी असल कंडीशंस क्या है। जी, मोस्टली ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ मेघा जी, हम जाते हैं लॉयर के पास, वो बताते हैं अच्छा यहाँ पे साइन कर दो, यहाँ पे कर दो, ये कुछ आपके लिए ये प्रॉपर्टी का है, ये मैप मिल जाएगा आपको, टाइटल बन जाएगा, ये साइन कर दो, ये साइन। पर हमें पता नहीं है लॉयर ने क्या किया, कौन पढ़ता है इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो मैं सब लिसनर्स को एक बात बहुत ज़रूरी बोलूँगी, कॉन्ट्रैक्ट्स को प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। हाँ। क्योंकि जब आप साइन कर देते हैं तो उसके अंदर आप लोग खुद बाउंड हो जाते हो। हाँ। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ें। जी। हम लोग तो उसके बाद ही यूजुअली एंड में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग जो काम करते हैं, सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन चेक करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि चेक करते हैं कि उसमें रेड फ्लैग्स तो नहीं है जिससे मेरी क्लाइंट की वैल्यू कम हो सकती है प्रॉपर्टी की फ्यूचर में। ठीक है, अगर उसमें कोई कंसर्न्स हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस सर्च पुल करते हैं। हम उसमें चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी पे कोई टैक्सेस तो नहीं ओइंग। प्लस अगर उसमें हमें लगता है कि सिटी को आजकल जो पुराने एरियाज है उस पर सिटी इम्प्रूवमेंट्स कर रही है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेवीज हो सकती हैं जो सिटी कल को इम्पोज कर सकती है। कभी कभी होता है कि सिटी ने डिक्लेयर किया होता है कि अगले साल जो है प्रॉपर्टी के ऊपर आपको 10,000 पे करना पड़ेगा, ऐसे कुछ लिखा होता है। और साथ साथ में हम लोग टाइटल में देखते हैं कि टाइटल में कोई कंसर्न्स तो नहीं है। ये दो चीज़ें होती है जो हम राइट अवे करते हैं। उसके साथ में हम लोग बैंक को कांटेक्ट करते हैं चेक करने के लिए कि बैंक की क्या क्या कंडीशंस हैं। इन सब स्टेप्स के अंदर अगर हमें कहीं पे भी कुछ कंसर्न होता है तो क्लाइंट को कॉल करते हैं, रियल्टर से भी चेक करते हैं। कभी कभी जैसे होता है कि कॉन्डोमिनियम परचेज कर रहे हैं क्लाइंट्स, तो उनको इतना नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का सोचना पड़ता है। जैसे कि कॉन्डोमिनियम्स जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है, उसको रिव्यू के लिए भिजवाना पड़ता है एक रिव्यूअर को, जो चेक करते हैं कि कॉन्डोमिनियम की जो बजट है और ओवरऑल कंडीशन है हेल्दी है कि नहीं है। कि कल को क्लाइंट को जो है कॉन्डोमिनियम फीस जो पे करते हैं मंथली बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा ना हो। साथ में हम लोग जो है ये तो कॉन्डोमिनियम की बात हो गई, और उसके साथ में कभी कुछ और भी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें जो क्लाइंट्स को शायद नहीं दिखे लेकिन हमें पता होती हैं कि उसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है। फिर आरपीआर का चेक करते हैं कि आरपीआर जो है टाइम पर अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। आरपीआर का मतलब है रियल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, जो घर का मैप होता है। तो अगर उसके ऊपर अगर क्लाइंट को उस वक्त ही चेक कर लेते कि इस पे स्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली है कि नहीं है, अगर कुछ उसके बाद में एडिशंस हुए पुरानी आरपीआर से तो क्या एडिशंस हैं। क्लाइंट के लिए अगर वो फ्यूचर में कॉस्टली हो सकता है तो हम राइट अवे जो है दूसरे लॉयर के साथ नेगोशिएट करते हैं, सेलर के लॉयर के साथ में, कि होल्ड बैक कराने के लिए। प्लस क्लाइंट को प्रोटेक्शन के लिए हम टाइटल इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं क्लाइंट के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम मतलब स्टेप्स होते हैं। और साथ साथ में हम अपने जो क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको क्लोजिंग के लिए ये चीज़ें चाहिए, आपको घर के लिए इंश्योरेंस चाहिए। अगर आपको घर से पहले जो बैंक ने कहा, अगर बैंक ने कोई और कंडीशंस इम्पोज की हैं कि आपको ये डेट्स क्लियर करनी है इस डेट से पहले तो वो उनको बताते हैं। अगर कोई हमें लगता है कि जैसे कभी कभी होता है कि हमको पता है कि प्रॉपर्टी की जो है फेंस जो है वो आरपीआर पे नहीं दिख रही, तो हम क्लाइंट को पूछ लेते हैं कि कितने आपको लगता है कि कितनी फीस लग सकती है फ्यूचर में अगर आपको इसको प्रॉबली ठीक कराना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से हम लोग क्लाइंट के साथ में वर्क करते हैं हैंड इन हैंड। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनती है, उसमें हम बताते हैं कि आपको कितने अमाउंट पे करना है सेलर को फॉर क्लोजिंग। और हम उनको बताते हैं कि आपने जो है इतने फंड्स चाहिए, बैंक आपको इतने दे रहा है, आपको इतने फंड्स जो हैं खुद अपने आप अरेंज करने हैं क्लोजिंग से पहले। और जब क्लोजिंग का डे होता है उस दिन तो क्लाइंट से हम लोग साइन करा लेते हैं, जो आप लोगों को सब देखते हैं स्टेप, लेकिन जो पहले का स्टेप्स होते हैं शायद लोग नहीं देखते। जब पेपर साइन हो जाते हैं तब भी हम लोग क्लाइंट्स के आंसर करते हैं, नहीं क्वेश्चंस और कंसर्न्स जो होते हैं। अगर फिर भी कोई नई चीज़ आती है कि क्लाइंट को होता है कि नहीं अच्छा वो चीज़ रह गई, जैसे कि हमने अभी इंस्पेक्शन कराई है, घर की खुद वॉक थ्रू कर रहे हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं घर पे डैमेज हुआ है या कुछ हुआ है, तो उसको भी हम लोग जो है एड्रेस करते हैं। जब क्लाइंट्स की साइनिंग हो जाती है फिर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं फंड्स बैंक से कि हमने सारी कंडीशंस मीट हो गई है, हमें लगता है कि प्रॉपर्टी जो है आपके जो है, क्योंकि बैंक को भी चेक करना होता है कि उनके जो फंड्स दे रहे हैं वो सेव होंगे कि नहीं होंगे, कि हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, टाइटल ठीक है,
टैक्सेस नहीं है, आरपीआर भी, एवरीथिंग इज़ गुड टू गो, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है फंड रिक्वेस्ट कर देते हैं। फिर जब क्लोजिंग होती है उस दिन हम लोग ये स्टेप्स दोनों रिपीट फिर से करते हैं। कभी कभी टाइटल सर्च ही करते हैं, लेकिन कभी कभी टैक्सेस की सर्च भी दोबारा करते हैं। टाइटल सर्च बहुत ज़रूरी होती है कि चेक करने में कि जब हमने क्लाइंट ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अब तक के बीच में प्रॉपर्टी पे कोई लीन्स ना डल गई हो, कोई केवियट्स ना डल गए हो, जिससे कि हमारे क्लाइंट को जो है टाइटल पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनके टाइटल के हिसाब से होती है। और फिर जब क्लोजिंग का डे होता है ट्रांसफ़र करते हैं फंड्स सेलर के लॉयर को और कीज़ रिलीज़ का अरेंजमेंट करते हैं। कमीशंस अगर सेलर के सेलर के लिए एक्ट कर रहे हैं तो उनकी कमीशंस का जो रियल्टर की कमीशन होती है उसको रिलीज़ करवाते हैं। और एंड देन आफ्टर एवरीथिंग इज़ डन देयर इज़ स्टेप ऑफ रिपोर्टिंग सून आफ्टर प्रॉपर्टी जब क्लोजिंग हो जाती है उसके बाद, और एक होती है 2 months और 3 months के लेटर एक और क्लोजिंग रिपोर्टिंग होती है लेटर, जिसके अंदर हम आपको क्लाइंट को प्रॉपर बताते हैं कि आपके लिए हमने ये टाइटल रजिस्टर हो गया आपके नाम पे, और अगर कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं, होल्ड बैक अगर है किसी चीज़ का, तो उसको भी हम एड्रेस करते हैं क्लाइंट के साथ में। ओके मैं ये सोच रही थी कि जैसे आपने कुछ बताई चीज़ें, जब ये आपकी डील जो है वो आपकी डन हो गई, आपको पसंद आ गई प्रॉपर्टी और लॉयर के पास आपका काम चलेगा, कितने दिन लगते हैं ये लॉयर के काम को और फिर क्लोजिंग होने में? अगर स्मूथली करना है हाँ। तो हम अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं कम से कम 2 हफ्ते पहले हमारे पास भी परचेज कॉन्ट्रैक्ट आ जाना चाहिए, ताकि हम लोग क्लाइंट्स को एडवाइस कर सकें कि कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली एड्रेस कर सकें। एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ डील्स 3-4 दिन पहले भी आती है, लेकिन हम बैंक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपने उसको फाइनेंस करना है, मिनिमम बैंक्स को 48 आवर्स का नोटिस चाहिए होता है टू फाइनेंस इट। जब हम बैंक को बोलते हैं कि हाँ हमने अपनी फॉर्मेलिटीज़ फुल कर ली हैं, सब कुछ रेडी है, तो बैंक्स मिनिमम 48 आवर्स मांगते हैं हमसे। That's right. अच्छा अभी हम बात करें अगर घर लेने की, बड़ी जिम्मेदारी है और घर लेना इतना आसान भी नहीं है इन दिनों, पर न्यू कमर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे हैं कि हम अपने लिए घर बना ले, अपना आशियाना हो, तो अलग अलग स्टेटस हैं हमारे पास इमिग्रेशन के, तो आप उसके बारे में थोड़ा समझाएं। पीआर्स जो है परमानेंट रेजिडेंट्स, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कभी भी परचेज कर सकते हैं अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं मॉर्गेज के लिए, और वो खरीद सकते हैं। वर्क परमिट वाले, एक रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन निकाली है कि अगर आप वर्क परमिट पे हैं और आप परचेज कर रहे हैं हाउस, एज लॉन्ग एज आपका वर्क परमिट 183 डेज वैलिड होगा आफ्टर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो आप उस हाउस के लिए वो परचेज कर सकते हैं आप। ओके अगर हम डिफरेंट प्रोविंस से आ रहे हैं या उधर ही रहते हैं अभी, पर प्रॉपर्टी हम अल्बर्टा में बाय कर रहे हैं, तो किया जा सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट आजकल लैंड टाइटल्स हमें अलाउ करता है कि हम क्लाइंट्स के सिग्नेचर्स जो है ऑनलाइन ले सकें। तो हमारे ऑफिस में भी हम लोग कई बार क्लाइंट्स जो हैं बीसी में हैं, ऑन्टेरियो में हैं, तो उनके जो हैं सिग्नेचर्स ऑनलाइन करते हैं। और अभी कुछ आज से हाल ही 2 हफ्ते पहले तक तो हम लोग आईडी भी ऑनलाइन चेक कर सकते थे। अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस दोबारा आ गई हैं कोविड के ख़त्म होने के बाद, तो आईडी जो है उनको अपने किसी लॉयर के पास में चेक करानी पड़ती है और उसके बाद में हम लोग ऑनलाइन पेपर साइन करवा लेते हैं। जी, एक आपने जिक्र किया था कि आप अगर कनाडा में आए हैं तो आपकी दूसरी कंट्री जहाँ से आप आए हैं वहाँ का भी क्रेडिट चेक हो सकता है, ये कैसे हालातों में होता है? अगर आप न्यू कमर हैं, अगर आपको बैंक जैसे मॉर्गेज ब्रोकर्स होते हैं उनके पास में इसकी काफ़ी नॉलेज होती है, वो ये एक एक्सेप्शन होती है कि अगर आपके पास में आपकी एम्प्लॉयमेंट 3 months की आपकी स्टडी एम्प्लॉयमेंट है, आपकी हिस्ट्री नहीं है लेकिन कंट्री के अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशंस के लिए ये है। अच्छा, तो आपको जो है वो प्रीवियसली आपकी होम कंट्री से आपकी हिस्ट्री मंगवा सकते हैं कि आपने बैंकिंग वहाँ पे टाइम पे आपकी पेमेंट्स दी, आपकी अगर प्रॉपर्टी वहाँ पर है तो उसको भी देख सकते हैं वो। ये चीज़ें क्राइटेरिया जो होते हैं ये मॉर्गेज ब्रोकर आपको बताते हैं, पर जनरली मैं सबको बताना चाहूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 1 साल की जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको कनाडा में कम से कम 1 साल की हिस्ट्री होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस है 3 months में भी हो जाते हैं, किसी के 6 months में भी हो जाता है, पर डिपेंडिंग ऑन आपकी इनकम कितनी है आपकी, और
प्रायर हिस्ट्री कैसी है आपकी कंट्री में, तो ये चीज़ें सब देखकर वो मॉर्गेज ब्रोकर्स आपके लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। जी मेघा जी, सडन ट्रांसफर ऑफ बिग अमाउंट इनटू योर अकाउंट, वो भी लॉयर्स जो हैं वो ध्यान रखते हैं उसका कि ऐसा तो नहीं है घर खरीदने के टाइम पे एकदम से बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में आ गई? तो जो बैंक होता है, तभी मैंने बताया था कि बैंक की कंडीशन होती है कि वो हाँ। लॉयर के अकाउंट में जाता है। हमारे अकाउंट्स को ट्रस्ट अकाउंट बोलते हैं। अच्छा जी। तो ट्रस्ट अकाउंट जो होता है वो उसके अंदर ये माना जाता है कि जो फंड्स आ रहे हैं वो क्लाइंट के बेनिफिट के लिए हैं, बट उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो ये टिपिकल होता है लॉयर्स के लिए, रियल एस्टेट लॉयर्स के लिए, कि हमें पता है कि किसी की 500,000 आ रही है, किसी की 800,000 आ रही है, तो ये डेली है हमारे लिए कि उस हिसाब से जो है ट्रस्ट के फंड्स आ जाते हैं। तो क्लाइंट्स को कभी भी नहीं मिलते, वो हमें मिलते हैं, और उस हिसाब से हम लोग डिसाइड मतलब देखते हैं कि कहाँ पे उसकी प्रॉपरली उसको डिसबर्स कैसे करना है। ठीक है, कमल का मैसेज है, उनका कहना है आई लव योर शोधी, एक्चुअली आई हैव वन कंसर्न, वैलिड जॉब जो है वो नहीं है, आई एम वर्किंग विद स्किप द डिशेस एंड आई कैन पे 150,000 डाउन पेमेंट, TD बैंक के साथ हैं, दे आर नॉट कंसिडरिंग माई जॉब, क्या कुछ और वेज हो सकते हैं फॉर अप्रूवल ऑफ मॉर्गेज? सबसे पहले मैं अपना डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मेरा ये एरिया नहीं है, रिलायम नहीं है कि किसको बताऊं कि आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जनरली जो है, एक पर्सनली मैं जो क्लाइंट्स को जो रेकमेंड करती हूँ कि मॉर्गेज ब्रोकर से बात करें, जो मॉर्गेज स्पेशलिस्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करें, तो वो आपको वो एक प्लान ऑफ एक्शन भी बता देते हैं कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। मे बी आप अभी नहीं कर रहे, हो सकता है कि आप 6 महीने बाद क्वालिफाई करें, तो वो बता सकते हैं कि आपको कितनी इनकम चाहिए। अगर आप हो सकता है किसी सेकेंडरी पर्सन को ऐड कर सके अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, तो उनसे बात करिए, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे। और अब फाइनली बात फीस की, कि लॉयर की जिम्मेदारियों की तो हमने बात कर ली आज के शो में, ताकि हमें पता हो कि व्हाट वी आर साइनिंग, व्हाट वी आर सिटिंग इन लॉयर्स ऑफिस फॉर, और हमारे रियल एस्टेट एजेंट मॉर्गेज ब्रोकर ने अपनी जिम्मेदारियां निभा दी। जब भी हमने लॉयर को फीस पे करनी है, तो वो क्या है, किस तरीके से डिसाइड होती है? क्या अपनी तरफ से लॉयर चूज किया जा सकता है, या फिर आपको रियल एस्टेट एजेंट सजेस्ट करता है जो लॉयर, आप उसी के पास जाएं? तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो है फीस के बारे में। फीस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लॉयर्स का टाइम, वो यूजुअली स्टैंडर्ड होता है रियल एस्टेट के अंदर, तो लॉयर्स की जो होती है स्टैंडर्ड फीस होती है। सेकेंड कंपोनेंट है डिसबर्समेंट्स। थर्ड होता है एक्सपेंसेस। डिसबर्समेंट्स का मतलब होता है लॉयर जो आपके बिहाफ पे कॉस्ट पे करता है थर्ड पार्टीज़ को, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है लैंड टाइटल्स को। तो जब हम प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए भेजते हैं लैंड टाइटल्स पे आपके बिहाफ पे, तो उस पर 2 फीस होती हैं। एक होती है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फ़ीस, सेकेंड होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज की फ़ीस। तो ये डिसबर्समेंट्स होती हैं। थर्ड होती है एक्सपेंसेस, जो लॉयर्स के अपने होते हैं एक्सपेंसेस, जैसे कि फोटोकॉपी कॉस्ट एंड सो ऑन। तो ओवरऑल जो होता है, मैं सबको एक रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लॉयर को रिटेन कर रहे हैं, आप उनसे पहले ही कोट ले लीजिए कि आपकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितनी होगी। तो वो ज़रूरी है। अगर उसमें लॉयर्स की उसमें एक होता है केवियट, एक छोटा सा हम लोगों के लिए भी होता है कि अगर उसके अलावा जो एक कन्वेंसिंग की फ़ीस होती है, अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि हमको में पता चलता है कि प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज हुआ है, ये चीज़ें जो होती हैं असाइड होती हैं, तो वो उसके लिए लॉयर्स आपको बता सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी होगी। और आपने दूसरा सवाल पूछा था कि रियल एस्टेट एजेंट जिस लॉयर के पास जाने के लिए बोलेंगे वहाँ जाना है, या अपनी तरफ से भी हम लॉयर चूज कर सकते हैं? तो ये बात जो मेरे फ्रेंड्स हैं रियल्टर्स, उनको मैं बोलूँगी कि कभी भी अपने क्लाइंट्स को एक रियल लॉयर ना सजेस्ट करें, कम से कम 2-3 ऑप्शन दीजिए। अच्छा। करके लॉयर क्लाइंट्स भी देख सके, क्योंकि हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन उनके लिए प्रॉपर फिट है। तो नहीं, आपको कभी भी आप बाउंड नहीं होते कि आपको रियल्टर ने बोल दे कि उस लॉयर के पास जाना है। हाँ, रियल्टर्स को ये होता है कि उनका रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है किसी लॉयर के साथ में, तो वो कहते हैं कि उसके पास ही जाएं। लेकिन जनरली बेस्ट यही है कि आप एटलीस्ट 2 या 3 लॉयर से बात करके देखें कि आपको कौन सा सूट करता है, क्योंकि इट्स बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। ये नहीं कि चीपेस्ट लॉयर ही होना चाहिए तो वो ही ठीक है। ये होना चाहिए कि आपको ठीक कौन लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मेघा, आप हमारे साथ शामिल हुए हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स गुरप्रीत।